हेलो बच्चों, इससे पहले हमने आपको बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ा दिया था। अब ये भी उसी का पार्ट है जिसका नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आज हम आपको इस टॉपिक में यही बताएंगे कि परमाणु का स्पेक्ट्रम कैसे होता है और इसमें जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको सारे करा देंगे। जो भी आपका डाउट होगा वो आज इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो हम पहले आपको बताते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है। अब ये आपके पास श्वेत प्रकाश सब बच्चे जानते हैं जो आपको नॉर्मल प्रकाश दिखाई देता है। श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तब श्वेत प्रकाश 7 रंगों में, कितने में भाई, 7 रंगों में बट जाता है। इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखो, स्पेक्ट्रम मैंने आपको केवल यहाँ पर समझाने के लिए बताया है कि 7 कलर बनते हैं। रियल में क्या होता है, प्रकाश का स्पेक्ट्रम आपका होता है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, ये होता है पूरा। तो मैंने आपको केवल यहाँ पर समझाने के लिए आपको ये बता दिया है कि श्वेत प्रकाश 7 रंग में बट जाएगा। ये आपका वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अब बात समझते हैं कि सर कैसा होता है परमाणु का स्पेक्ट्रम, उसको समझते हैं। ये मेरे पास आपका हेडिंग है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये किसने दिया था, साइंटिस्ट था बोहर। उसने क्या काम किया है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर गैस ले ली, हमने मान लिया कि हमारे पास गैस हाइड्रोजन है, इसको हीट किया। हीट करने के पश्चात हम क्या देखते हैं कि इस वाले टेस्ट ट्यूब से क्या होता है, लाइट बाहर निकलती है या ऊर्जा बाहर निकलती है। उस ऊर्जा का हमने इस प्रिज्म के द्वारा, ये भी आपके पास क्या है भाई, ये भी आपका प्रिज्म है, इस प्रिज्म के द्वारा हमने बनाया स्पेक्ट्रम। अब आप एक बात देखो, जो ये लाइट बाहर निकलेगी इसकी खुद की कुछ ऊर्जा होगी और खुद की कुछ वेवलेंथ होगी। हम क्या काम करेंगे, उस ऊर्जा का या वेवलेंथ का यहाँ पर बना लेते हैं स्पेक्ट्रम। अब खास बात क्या होती है कि जब भी आप किसी गैस का स्पेक्ट्रम बनाएंगे उसमें एक विशेष प्रकार की तरंग दैर्ध्य वाली रेखाएं होती है। कुछ में वो रेखाएं गायब होती है, कुछ में रेखाएं होती है। जैसे मान लो हम बात करते हैं कि सोडियम के अंदर मोस्टली आपको येलो कलर की रेखाएं मिलती है, तो वो एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम होता है किसी भी गैस का होता है। अब क्या करते हैं, इसी चीज को बोहर ने कैसे क्या एक्सप्लेन, वो आप सब बच्चे ध्यान से देखना। ये मेरे पास था भाई, ये किसका मॉडल था, ये बोहर का मॉडल था। आप सब बच्चे जानते हैं ये नाभिक हो गया है, ये क्या है, नाभिक, क्लियर है। ये पहला सेल N1 बराबर, अब आप जानते हैं कि पहले सेल की टोटल ऊर्जा कितनी थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्मूला। मेरे पास कुल ऊर्जा का फॉर्मूला था E बराबर -13.6 Z² बटे N²। और ये किस में था भाई, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था। हम यहाँ बात करेंगे केवल H की बात करेंगे। तो H के लिए सब बच्चे जानते हैं Z का मान कितना होता है, Z का मान 1 हो जाता है। अब पहले सेल में N का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो टोटल ऊर्जा कितनी आ जाएगी, तो टोटल ऊर्जा आपकी आ जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है भाई। इसी प्रकार दूसरे मेरे पास सेल की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 कितनी, 4 कितनी, ये आप सब बच्चे याद कर लेना। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है थोड़ी सी, मान लो मेरे पास ये पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगा रहा है, ठीक है भाई। अब क्या हुआ है, बाहर से इसके पास एनर्जी आती है, ये बाहर से इसके पास क्या आई, एनर्जी आई, ऊर्जा आई बाहर से, हमने इसको हीट किया था ना, और उससे चमक बाहर निकली थी। अब क्या होगा कि जैसे ही ये ऊर्जा लेगा ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर नेक्स्ट कक्षा में चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन मान लो जंप करके इधर पहुंच गया, यहां पर आ गया जंप करके। ये कौन सा सेल है, दूसरी कक्षा या दूसरा सेल है। अब क्या होगा, अब आप मुझे बताओ इन दोनों में कौन सी ज्यादा ऊर्जा है। सर ये ऊर्जा ज्यादा तो ये वाली है, कम ऊर्जा ये वाली है। तो आप यहां से हमेशा एक पॉइंट याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन हमेशा लोवेस्ट एनर्जी लेवल रहता है। क्या बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्नतम ऊर्जा स्तर में रहेगा, मतलब वो यहां पर कुछ समय के लिए रुकेगा और फिर वापस आ जाएगा, ठीक है भाई। जब वापस आएगा वो, तो जिस वक्त वो वापस आएगा, वापस आने के दौरान वो कुछ ऊर्जा बाहर निकालता है या कुछ विकिरण बाहर निकालता है।
हम क्या काम करेंगे, जो ये एनर्जी बाहर निकल रही है, जो ये एनर्जी बाहर निकल रही है, इस एनर्जी का या ऊर्जा का हम स्पेक्ट्रम बना लेंगे। क्या बना लेंगे, इसका हम स्पेक्ट्रम बनाएंगे। अब आप एक पॉइंट और समझो, स्पेक्ट्रम दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्सर्जन, एक होता है अवशोषण। इसने लाइट को पहले एब्जॉर्ब किया है, उसके बाद ये यहाँ पहुँचा अगली कक्षा में, फिर वापस आया है, तो यहाँ से जो वापस आएगा और हम इसका बनाएंगे स्पेक्ट्रम, इसको बोलते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अब आप सोच के बताना सब बच्चे कि जो ये एनर्जी, मतलब जो एनर्जी बाहर निकल रही है, ये इस एनर्जी का मान कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे सर? अभी आप सब बच्चे ध्यान से देखना, इसका मान हम कैसे निकालेंगे। जो एनर्जी बाहर निकल रही है, मैं आपसे पता करता हूं कि N1 सेल की कुल ऊर्जा कितनी है, तो आप मुझे बताएंगे सर N1 सेल की ऊर्जा E1 बराबर -13.6 मैंने यहाँ लिख रखी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और N2 की ऊर्जा कितनी है वो मैंने यहाँ पर लिखी है डायरेक्ट, तो मैंने यहाँ पर E2 का मान लिख दिया है। E2 बराबर -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ज़्यादा मान किसका है सर? ज़्यादा मान तो हमारे पास 3.4 वाला है, तो हम एक काम करते हैं, एनर्जी डिफरेंस निकाल देते हैं। डेल्टा E बराबर ज़्यादा में से कम घटा देंगे, E2 माइनस E1। ये बोहर का एक पोस्टुलेट था, आप देखना मेरे लेक्चर में पिछले में कि मैंने आपको समझाया ये वाला। अब E2 कितना है हमारे पास? E2 मेरे पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 13.6। आपका ये कितना बचेगा? ये बचेगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखा, ध्यान से समझना सब बच्चे। यदि इलेक्ट्रॉन N1 से N2 में पहुंचता है और वापस N2 से N1 में आएगा, क्यों? इलेक्ट्रॉन रहता है लोवेस्ट एनर्जी लेवल में, तो जो एनर्जी बाहर निकालेगा उसकी वो ऊर्जा कितनी है? वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है। इससे कम ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होगा, क्यों? N1 से N2 में पहुंचा है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, कोई भी विद्युत चुंबकीय विकिरण हो, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो, उसका जो उसकी ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो ये होता है। क्या होता है हमारे पास? E बराबर hc/λ। आप सब बच्चे इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे। ये किसका फॉर्मूला है? विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा का फॉर्मूला है। सर यहाँ H क्या है? यहाँ पर H प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक या कोस्टेंट बोलते हैं इसको। इसका मान 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है, ठीक है। C यहाँ पर प्रकाश की चाल है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। लैम्डा क्या है? लैम्डा जो एनर्जी बाहर निकल रही है उसके अंदर जो तरंग है उनकी वेवलेंथ है, उनकी क्या है? वेवलेंथ है। आगे बात समझ में? अब मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ से लैम्डा, मुझे मतलब मेरे को ये चाह रहा कि जो यहाँ से एनर्जी बाहर निकली है उसकी वेवलेंथ क्या है, उसकी तरंग दैर्ध्य है क्या है। तो मैं काम करूंगा, मैं hc/λ उठा के फॉर्मूला यहाँ रख दूंगा, ये वाला। ये आ जाएगा hc/λ बराबर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहाँ से H कोस्टेंट, C कोस्टेंट, यहाँ से लैम्डा निकल के आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो भी उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में एनर्जी बाहर निकलेगी उसकी वेवलेंथ निकालनी है। तो हमारे पास ये होता है फॉर्मूला hc/λ से आप निकाल लेना। अब इसी पे कुछ क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन देख लेने चाहिए। 400 नैनोमीटर के तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए ऊर्जा का मान जूल में निकालो। प्लांक स्थिरांक कितना गिवन है हमारे पास। अब लैम्डा बराबर 45 नैनोमीटर, इसको चेंज करना है मीटर में, तो 45 × 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा। अब क्या फॉर्मूला आपके पास है? E बराबर hc/λ। इसको तो सब बच्चे बिल्कुल याद कर लेंगे फॉर्मूले को भाई, अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर H का मान भी गिवन है, लेकिन फिर भी आप 6.6 ही रखना H का मान, इंटू 10⁻⁻34 और प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ अपॉन कितना मेरे पास है? 45
45 इंटू 10⁻⁹ इतना ठीक है आपके लिए भाई है। तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। ये आपका ऊपर आ जाएगा 19.8 इंटू 10⁻⁻26 बटे 45। या एक काम करो, आप इसको थोड़ा डिवाइड कर लो, आप इसको आप थोड़ा डिवाइड कर लो यहाँ से, ये 15 आ जाएगा। 6.6 10⁻⁻26 26 के ऊपर आपको ले जाओ प्लस 15 चौके 60, 15 चौके 60, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो यहाँ से 18 10 बढ़ाना हमारे पास, तो गुणा भाग करके आपके लास्ट में आंसर ये आ जाएगा 15 वाला, ये आ जाएगा 4.42 10⁻⁻18। ये जूल में आया, किस में हमारे पास ये मान जूल में आया, जूल में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके पास है, दो विकिरणों की ऊर्जाएं E1 तथा E2 क्रम से 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उनके तरंग दैर्ध्य अर्थात λ1 λ2 के बीच में संबंध होगा। मैंने आपको क्या बताया अभी, हमारे पास E बराबर x/λ है। क्लियर है। अब यहाँ पर x तो कांस्टेंट है, तो हमको दिख रहा है साफ साफ के जो एनर्जी में रिलेशन है 1/λ है। इसका मान बढ़ेगा तो लैम्डा कम हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास जो दो फॉर्मूले बनेंगे, E1/E2 बराबर λ2/λ1 बनेगा भाई। क्या बनेगा मेरे पास यहाँ से λ2/λ1 बनेगा। तो आप सब बच्चे ये फॉर्मूला याद रखना भाई, यहाँ से निकाला मैंने, ठीक है, दोनों इनवर्स में है ना। अब E1 कितना है, E1 25 और E2 कितना है, E2 50 बराबर λ2 निकालना है λ1, तो 25 दूनी हमारे पास 50 आ गया है, 1/2। ठीक है भाई। तो मेरे पास ये आ जाएगा λ1, ये आ गया आपके पास λ1 बराबर 2λ2 आ जाएगा। ये आपका संबंध आ जाएगा λ1 बराबर λ2। ये फॉर्मूला सब बच्चे याद करें। मैं फिर कह रहा हूँ, इसको रट लेना सब बच्चे फॉर्मूले को। ये किसी भी विकिरण की उसका फॉर्मूला है, उत्सर्जन का फॉर्मूला है। हम क्या काम करेंगे, कोई ऐसा बनाएंगे फॉर्मूला जो ट्रांजिशन हो। आपका मान लो N1 से N2 में पहुंच गया है, या N3 में चला गया है, या N4 में चला गया है, जो ट्रांजिशन हो, हमारे पास कोई एक ऐसा जनरल फॉर्मूला हो को हम उसी फॉर्मूले से सारे मान निकाल दें। ये बात समझ में भाई। N1 से N2 में चला गया है, N3 में चला गया है, N4 में चला गया है, तो हम क्या काम करेंगे, हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला हो, हम उस फॉर्मूले के थ्रू सारे ही मान निकाल दे, सारी वेवलेंथ निकाल दे, सारी एनर्जी निकाल दे, सारी तरंग संख्या निकाल दे। ठीक है। अब वो फॉर्मूला फिट हम सूत्र करेंगे। क्या हेडिंग लिखा है, किसी भी उत्सर्जन विकिरण की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने का सूत्र। आप मुझे बताओ कि मेरे पास ये यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है इसकी ऊर्जा कितनी होती है, ये N1 है। तो हमने यहां पर आपको बताया था कि टोटल जो ऊर्जा होती है वो होती है आपकी E1 बराबर -13.6 Z²/N²। और किस में होती है भाई, ये होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट E1। अगर N1 की बात करें, यहां पर, तो हम एक काम करते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसको मानते हैं इनिशियल या प्रारंभिक, और जहां पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का करेगा शोषण और फिर ऊंची कक्षा में चला जाएगा, उसको मानेंगे हम फाइनल। तो मैं काम करता हूं, मैं यहां पर मान लेता हूं कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन अभी मैंने यहां पर लिख दिया ई इनिशियल। समझ गया ना क्या है भाई, जहां इलेक्ट्रॉन था बाहर से एनर्जी आएगी फिर जाएगा, वो फाइनल होगा। तो ई इनिशियल बराबर -13.6 Z²/N², या N इनिशियल लिखते हैं हमारे पास। यहां पर हम यहां पर क्या लिखते हैं, N कर देते हैं इनिशियल या प्रारंभिक का स्क्वायर। सेम कहानी खेलेंगे फाइनल के साथ। मान लो इलेक्ट्रॉन यहां चला गया है, एनर्जी पा के यहां से यहां चला गया, ये फाइनल। तो E फाइनल बराबर -13.6 Z²/N फाइनल का स्क्वायर। क्लियर। हमें निकालना है एनर्जी डिफरेंस, तो मैंने आपको डेल्टा E
बराबर क्या हो जाएगा, ज़्यादा में से ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। देता हूँ ई फाइनल कितना मेरे पास -13.6 जेड स्क्वायर बटे एन फाइनल का स्क्वायर माइनस ये प्लस हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर बटे एन इनिशियल का स्क्वायर। वैसे क्या कॉमन आएगा सर, यहां से कॉमन आ जाएगा आपके पास यहां से आपके पास कॉमन आ जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा, यहां आपका बच जाएगा, देखो इसको मैं लिखता हूं पहले क्योंकि ये प्लस वाला है, इसको मैं पहले लिख देता हूं। मैंने यहां पर लिख दिया है एन बटे एन इनिशियल का स्क्वायर, ये दो बाद में 1 बटे एन फाइनल का स्क्वायर। ठीक है मेरे पास ये डेल्टा ई का मान आ गया है। अब एक काम करते हैं, डेल्टा भी किसके बराबर था सर, डेल्टा ई अभी आपने बताया था कुछ देर पहले एक्स सी अपॉन लैम्डा के बराबर था। तो क्या लिखते हैं हमारे पास, ये क्या हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा बराबर 13.6 जेड स्क्वायर और पूरी हमारे पास ये फिनोमेना एन इनिशियल का स्क्वायर बटे एन फाइनल का स्क्वायर। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हम इसी टर्म के अंदर इसी टर्म में क्या काम करेंगे, एच सी से गुणा करेंगे और एच सी से ही भाग करेंगे। ये गुणा चलिए करता हूँ, एच सी से गुणा से भाग करेंगे इस टर्म के अंदर। अब ये ऐसे ऐसे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास बच जाएगा, अब यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 अपॉन लैम्डा बराबर 13.6 जेड स्क्वायर बटे एच सी और साथ मेरे पास ये बच जाएगा 1 बटे एन इनिशियल का स्क्वायर माइनस एन बटे फाइनल का स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब क्या होता है देखो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट सी भी कांस्टेंट, तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट है भाई, ये पूरी टर्म क्या है कांस्टेंट है। तो इसका हमारे पास एक नया नाम आता है, इसको बोलते हैं हम क्या, ये आर के बराबर होता है, आर बराबर 13.6 बटे एच सी। ये है क्या, ये रिडबर्ग नियतांक है, रिडबर्ग नियतांक। इसका मान होता है हमारे पास 1.097 10 टू द पावर 7। इसका मात्रक सब बचा रखेंगे मीटर इनवर्स। मात्रक पे एक बार क्वेश्चन आया था आईआईटी में कि रिडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या है, तो सारे मान रखने के पश्चात मात्रक इसका आएगा मीटर इनवर्स आएगा। आपको क्या करना है, आपकी एक बात ध्यान रखनी है, उसके बाद सब बच्चे नोट लेना। 1 बटे आर का मान आपको याद करना है 911 एंगस्ट्रॉम होता है, ये सब बच्चे याद कर लेना कि 911 एंगस्ट्रॉम होता है। तो हम क्या काम करेंगे, हम मेरे पास जो जनरल सूत्र आएगा 1 अपॉन लैम्डा बराबर ये आर आ जाएगा भाई, ये है क्या रिडबर्ग नियतांक है, और ये जेड स्क्वायर, और यहाँ पर जो मेरे पास फॉर्मूला था वो कौन सा था 1 बटे एन इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1 बटे एन फाइनल का स्क्वायर, और 1 अपॉन लैम्डा को हम बोल देते हैं तरंग संख्या। क्या बोलते हैं इसको, ये आपके पास वेव नंबर होता है या बोलते हैं तरंग संख्या, तरंग संख्या, या इसको बोलते हैं वेव नंबर। ठीक है भाई। तो आप सब बच्चे इस फॉर्मूले का अब इस्तेमाल करेंगे एक सवाल सोल्व करने में। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, आपको N1 कौन सा रखना है या N इनिशियल, जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, यहां पर प्रेजेंट था तो N1 ही रखेंगे, और N फाइनल जहां इलेक्ट्रॉन पहुंच गया है, जहां इलेक्ट्रॉन पहुंच गया है आप उसको रखेंगे। क्लियर है। जिस पे क्वेश्चन करते हैं सोल्व आपके लिए। ये क्वेश्चन है भाई, हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 5 अवस्था से n बराबर 2 अवस्था वाले संक्रमण के दौरान उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य क्या होगी। अब देखो इसको समझो आप, यहां पर क्या बोला उसने,
पहले सवाल समझो आप। ये मेरे पास ये कंडीशन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पहले कहां प्रेजेंट था सर? 2 में प्रेजेंट था। बाहर से एनर्जी ले ली सर एनर्जी, कहां चला गया सर? 5 में चला गया। कहां चला गया है? 2 3 4 5 में चला गया, यहां चला गया है। अब मुझे बताओ इसमें एन इनिशियल कौन सा है या प्रारंभिक कौन सा है? सर प्रारंभिक तो 2 है, आई बात समझ में। और कौन सा फाइनल है सर? फाइनल 5 वाला है। क्लियर है? ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहां से वापस आएगा अपनी मूल अवस्था में, और जो एनर्जी बाहर निकालेगा उसकी पता करिए तरंग दैर्ध्य। तो मेरे पास क्या था फॉर्मूला इसकी तरंग संख्या याद करने का भाई? ये होता है हमारे पास का फॉर्मूला 1/λ बराबर r/z² ब्रैकेट के अंदर 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस n फाइनल का स्क्वायर। अब r का मान तो भी रहने तो आप बाद में रखें। r का मान z कितना है इसके लिए सर? 1 होता है। बताओ सब बच्चे कितना इनिशियल है सर? 2 है, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस n का f कितना है? 5 का स्क्वायर करेंगे, ये 25 4 हो जाएगा हमारे पास। तो यहां से r ब्रैकेट के अंदर 1/4 माइनस 1/25, ये 25 आ जाएगा। आप इसका एलसीएम लेंगे, 25 माइनस 4 25 चौक 100 बराबर इंटू मेरे पास यहाँ पर आर भी है, इंटू आर, ये बराबर चल रहा है आपका। बराबर ये कितना बचेगा सर? 21 बचेगा। 21/100 इंटू में आर, और ये किसके बराबर है? ठीक है भाई, 1/λ बराबर, इसको आप चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा, चलो अभी लिखते हैं ऐसे ही, 21/100 इंटू में आर। उसको सोल्व कर देते हैं फटाफट आपके सामने भाई। क्या हो जाएगा? इसको चेंज आप इधर करेंगे तो लैम्डा बराबर 100/21 गुणा 1/r, तो मेरे पास ये हो जाएगा 100/21 गुणा 911। ठीक है मेरे पास। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 911/21 आपका आंसर एंगस्ट्रोम में आएगा। किस में आएगा भाई? ये आपका आंसर आएगा एंगस्ट्रोम में आएगा। क्या निकालना था इसमें? अच्छा अब निकालनी है उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो मैंने यहाँ पर क्या निकाल दिया इसकी? मैंने निकाल दिया लैम्डा। अब रहा आवृत्ति का मेरे पास मूला, न्यू बराबर c/λ। c कितना है? 3 गुणा 10⁸ और लैम्डा मान आप इधर से रखेंगे वाला, ठीक है, यहाँ रख लेंगे और यहाँ से आप न्यू निकाल देंगे, आवृत्ति निकाल देंगे। एक बात समझ में? अब कुछ साइंटिस्टों ने एच स्पेक्ट्रम में वर्क किया था, अब उन्हीं के बारे में पढ़ना है हमें। तो मैंने आपको पहले समझाया था ये क्या है, एच का रेखीय स्पेक्ट्रम। जब हाइड्रोजन गैस में विद्युत विसर्जन या गर्म किया जाता है तब एस्ट्रोनों वियोजित होकर उच्च ऊर्जा वाले हाइड्रोजन परमाणु देते हैं जो विविध आवृत्तियों वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। एच स्पेक्ट्रम में रेखाओं की इन कई श्रेणियां होती है जिन्हें उनके आविष्कारकों के नाम से जाना जाता है। हमें यही पढ़ना है। मैंने आपको समझाया भी कि टेस्ट ट्यूब में लेकर उसको हीट करते हैं तो एनर्जी बाहर निकलती है, उसका स्पेक्ट्रम बनता है। सेम कहानी वही है। आपको इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना है, बामर ने सन 1885 में प्रायोगिक परीक्षणों के आधार पर, ये आपको लेने सबसे पहले जो काम किया था वो किसने किया था? बामर साइंटिस्ट ने किया था। तो आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है, बामर वाला। आपको बामर वाला पॉइंट याद रखना कि किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले एच स्पेक्ट्रम में एक्सपेरिमेंट किए थे। अब कौन कौन से साइंटिस्ट हैं और उनके स्पेक्ट्रम क्या था वो सब बच्चे जरा ध्यान से देखना भाई। ये वाला है, ये आपका N1 वाला कोर्स है, सबसे कम ऊर्जा इसकी है। फिर 2 3 4 5 हम लास्ट में कहाँ चले गए? हम चले गए अनंत तक। बहुत ध्यान समझना सब बच्चे। यदि आपने हाइड्रोजन को गर्म किया है, हीट क्या है, और इलेक्ट्रॉन जंप करके पहुंच गया अनंत तक पहुंच गया है, 10 11 8 9 इनमें भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, फिर वो सीधा आकर गिरता है
वन वाले केस में यदि वो अनंत से आकर या उसके बीच में 2 3 4 5 6 किधर से भी आके वन में गिरता है, तो जिस साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी उसका नाम था लाइमन। क्या नाम था? लाइमन। आगे बात समझ में? इसका आप ऐसा समझ लो ना थोड़ा सा, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ समझ सुविधा के लिए। ये आपके पास, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ से सीधा आता है वन में। यदि वन में आएगा तो आपको वहाँ पर जो श्रेणी मिलती है और जो नाम है साइंटिस्ट का वो लाइमन है। क्या नाम है उसका साइंटिस्ट का? उसका नाम लाइमन है, साइंटिस्ट का नाम। ठीक है भाई। अब वन में देखो अनंत से आ सकता है, 11 से 10 से 9 से सीधा आकर अगर वन में रुकता है तो लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। सेम कहानी आपके साथ क्या खेलेंगे हम, यदि इलेक्ट्रॉन आपका जंप करता है अनंत से लेके दूसरे सेल में आता है, तो वहां पर हमारे पास साइंटिस्ट था बामर, जिसका मैंने आपको भी पीछे बताया था। नाम क्या है श्रेणी का? बामर श्रेणी। यदि तीसरे में आता है तो उसका नाम होता है पास्चर। नाम क्या है साइंटिस्ट का? पास्चर। यदि फोर्थ में आता है उसका नाम होता है ब्रैकेट। ये इलेक्ट्रॉन 5 में आता है उसका नाम होता है फुंड। ठीक है भाई, ये आपके पास है। ये उन साइंटिस्टों के नाम है और उन्होंने अपने नाम के आधार पर ही ये श्रेणियां दे रखी है। यदि वन में आएगा तो लाइमन, सीधा दूसरे में आएगा तो बामर, तीसरे में पास्चन, फोर्थ में आएगा तो ब्रैकेट और फिफ्थ में आएगा तो फुंड आता है। अब इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्या बनते हैं, उन क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। चलो पहले आपको मैं सिखा देता हूं कि बामर श्रेणी दृश्य क्षेत्र या विजिबल रेंज में प्राप्त होती है। इसका मतलब क्या है, आप ध्यान से देखना सब बच्चे। हम यहां पर पहले लिखते हैं 1/λ बराबर r, और मेरे पास क्या था z², और हम केवल बात करेंगे h के लिए 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस n/n फाइनल का स्क्वायर। और जब बात हो रही है बामर की तो n इनिशियल कब होगा भाई? 2 पे होगा, और n फाइनल मालूम हमने अभी मान लिया कि अनंत पर है। मान लिया हम कुछ समय के लिए मान लें अनंत पर है, कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि विजिबल रेंज कितनी होती है। हमारे पास विजिबल रेंज कितनी होती है, हम उसकी थोड़ी में आपके सामने बात करेंगे। तो n इनिशियल 2 पे, n फाइनल कहाँ है हमारे पास? अनंत पर है। ठीक है भाई। अब 1/λ बराबर r, z का मान 1 रखेंगे यहाँ पर। n इनिशियल हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस n अनंत, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहां से कितना बचेगा? 1/λ r 1/4, या लैम्डा बराबर हमारे पास, हम इसको उल्टा कर दे इधर ही, तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 गुणा 1/r, 4 गुणा 911, ये आ जाएगा। इस गुणा करेंगे, ये मेरे पास आ गया है लैम्डा का मान, और किस में हमारे पास आया? एंगस्ट्रॉम में आया। अगर आपके ध्यान नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि जो विजिबल हमारे पास रेंज होती है वो आपकी 3000 एंगस्ट्रॉम से लेकर, चलो समथिंग मान लो 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये विजिबल रेंज है भाई, 3000 से लेके 8000 के बीच में। अब 1/λ हमारे पास कितना आया है कि देखो ये कब आया है? जब इलेक्ट्रॉन अनंत पर है वहां से आया है। मतलब हमारे पास क्या होगी? ये सबसे छोटी वेवलेंथ होगी बामर श्रेणी की। इससे छोटी वेवलेंथ आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। हमने भी क्या काम किया है? हमने इलेक्ट्रॉन आपका जंप करके इधर से इधर पहुंचा है, यहां पहुंचा है अनंत से इधर। तो कितनी रेंज आई उसकी? उसकी रेंज आती है कितनी सर? 3644 एंगस्ट्रॉम आती है। क्लियर है? अब हम क्या काम करेंगे? इलेक्ट्रॉन को तीसरी कक्षा से लेके आएंगे हम कहां पर? फर्स्ट कक्षा में लेकर आएंगे, सॉरी सेकंड कक्षा में लेकर आएंगे। तो सबसे लंबी मिलती है तरंग दैर्ध्य। कब? जब 3 से 2 में आएंगे। किस केस में? बामर के केस में। हमें जब वही निकालनी है जहां में
लघुत्तम हमारे पास ये थी। अब निकालेंगे सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य निकालेंगे, तो 1 यहां पर क्या r आ जाएगा जेड स्क्वायर 1/n इनिशियल, तो इसमें 2 ही रहेगा भाई। n फाइनल कहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है सर, 3 से आ रहा है। r का मान 1, z का मान कितना रहेगा भाई लोगों, सर 1 ही रहेगा। n इनिशियल कहां इलेक्ट्रॉन था सर, 2 में था, कहां से आएगा सर, 3 से आएगा। r ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/9। ठीक है भाई, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 9 माइनस 4 36 गुणा कितना r, ऊपर कितना बचेगा सर, 5 बच जाएगा। 36 गुणा r, या लैम्डा बराबर 36/5 गुणा 1/r। ठीक है भाई, ये हो जाएगा 36/5 1/r कितना आपके पास 911 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ठीक है भाई। शॉर्टेस्ट कितनी है लघुत्तम 3640 एंगस्ट्रॉम, और लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट कितनी हमारे पास है 6552 एंगस्ट्रॉम। क्या ये इनके पीछे पड़ रही है, इनके पीछे पड़ रही है, तो इसीलिए आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। ये 2019 का क्वेश्चन भी था कि जो बामर श्रेणी है वो किस रेंज में पड़ती है, वो दृश्य क्षेत्र में पड़ती है। लॉन्गेस्ट ये वाली है, सॉरी शॉर्टेस्ट ये वाली है, लॉन्गेस्ट आपकी ये वाली है। ठीक है, अब इसी कुछ पॉइंट और देख लो आप। ये वाली है क्या हमारे पास लाइमन श्रेणी आपको जो दिखाई देगी, वो दिखाई देगी पराबैंगनी भाग में, अल्ट्रावायलेट रीजन में, और पास्चन ब्रैकेट फूंड आपको नजर आएगी अवरक्त क्षेत्र में। किसमें नजर आएगी भाई, ये आपको आएगी अवरक्त क्षेत्र में नजर आएगी। क्लियर है, ठीक है। अब आपको ये कुछ पॉइंट याद करने हैं, वैसे आपको ये पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है। देखो, हम बात करेंगे किसी भी श्रेणी के लिए सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए किसी भी श्रेणी की n2 के मान में एक जोड़ देते हैं। जैसे लाइमन श्रेणी की सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। अब बात करें लाइमन की, तो सब बच्चे जानते हैं कि n1 का मान 1 होगा और n2 का मान, इसमें 1 में एक जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। तो सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य ज्ञात करेंगे लाइमन श्रेणी की, तो r इंटू कितना जेड स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये रहेगा इनिशियल, ये रहेगा फाइनल। ठीक है भाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये जेड का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि सारा खेल खेलते हैं किसके रिस्पेक्ट में, एच के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से आपका बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। क्लियर है, ये आपका एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 1/4 कितना बचेगा, ये 3/4 इंटू आर। तो 1 लैम्डा का मान हमारे पास आ जाएगा 3/4 इंटू आर। उल्टा करेंगे इसको, लैम्डा बराबर 4/3 इंटू आर का मान कितना है 1/r। तो आर का मान आप रखेंगे 4/3 इंटू 911 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 911 एंगस्ट्रॉम आप रखेंगे यहाँ पर सब बच्चे। अब इसको आप सोल्व कर लेना कि लैम्डा का मान आपके पास 4/3 911 एंगस्ट्रॉम आया। मेरे को बता देना कि सर इसका आंसर कितना आ रहा है गुणा भाग करके, कमेंट में बता देना भाई। ये इसकी सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य है। अगर इसी सवाल में पता कर ले कि सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य बताइए, ये सबसे लंबी थी। अब यहाँ पर कौन सी करते हैं, चलो आगे करते हैं, इसको दूसरा करते हैं। ये करें हमारे पास सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए n2 का मान कितना रखेंगे भाई, आप रखेंगे अनंत। n2 मान आप कितना रखेंगे, आप रखेंगे अनंत। क्वेश्चन कर लेते हैं, पाश्चन श्रेणी में उपस्थित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की लघुत्तम या शॉर्टेस्ट तरंग दैर्ध्य क्या है। तो लाइमन बामर पाश्चन, जैसे ही पाश्चन आएगा तो n1 का मान कितना है सर 3 है, और n2 का मान कितना रखना है, अनंत रखना है। ठीक है भाई, तो यहां पर कर देते हैं हम 1 लैम्डा बराबर r जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इनिशियल का स्क्वायर बटे फाइनल का स्क्वायर। इसका मान 1 हो जाएगा। क्यों, सारा खेल किस में खेल रहे हैं हम खेल रहे हैं हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। इसको उल्टा करेंगे आप,
तो 1/λ 9 ऊपर जाएगा और 900 या 1/r का मान लिख देते हैं, कभी आप बच्चे कंफ्यूज हो जाए। 1/r का मान 9 गुणा कितना भाई 911 एंगस्ट्रॉम, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 9981 एंगस्ट्रॉम। ये सबसे छोटी वेवलेंथ है किसकी? पाश्चन श्रेणी में उपस्थित सबसे छोटी वेवलेंथ है पाश्चन श्रेणी की। अगर ABC पे आपके सामने क्वेश्चन और बढ़ा देते हैं और आपसे पता करते हैं, क्या बताइए क्वेश्चन आपके सामने ये है, ये चलो क्वेश्चन दूसरा में कर लेते हैं, क्वेश्चन में ही कर लेते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य है, लाइमन श्रेणी की सबसे छोटी ज्ञात करनी है भाई आपको। तो छोटी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे भाई लोगों, जरा बताओ सर। छोटी ज्ञात करने के लिए यहां पर हम n2 के स्थान पर कर देते हैं अनंत, तो यहां कर देंगे इन्फिनिटी। तो निकालना है 1/λ बराबर r z स्क्वायर n इनिशियल या 1 का स्क्वायर माइनस n फाइनल का स्क्वायर। r का z स्क्वायर कितना रहेगा, चलो यार उधर थोड़ी ये r रहेगा, इसका मान 1 हो जाएगा। n1 कितना हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, n अनंत रखेंगे यहाँ पर, ठीक है भाई। तो 16 1 हो जाएगा हमारे पास, तो 1/λ बराबर r आ जाएगा, यहाँ से इसको उल्टा करेंगे 1/r, तो लैम्डा बराबर 911 एंगस्ट्रॉम। ये लाइमन श्रेणी की सबसे छोटी वेवलेंथ है, ठीक है। एक सवाल आप अपना आप दिखाना कर कर मैं क्वेश्चन आपको देता हूं। ये क्वेश्चन है बामर श्रेणी की सबसे लंबी तरंगदैर्ध्य आपको बतानी है। देखो आप क्या करेंगे, n1 का मान तो मैंने क्या एक जोड़ना है आपको, n1 का मान तो 2 रखेंगे बामर के लिए और 2 में 1 जोड़ देंगे भाई, 3 हो जाएगा n2 का मान। रखकर सोल्व कर देना। अब एक क्वेश्चन 2013 में आया था, जरा उसको भी सोल्व कर लेते हैं हम। ये क्वेश्चन है एच के स्पेक्ट्रम में लाइमन, कौन आ गया भाई, लाइमन तथा बामर श्रेणी की सर्वाधिक लंबी तरंगदैर्ध्यों का अनुपात होगा। तो पहले निकाल लेते हैं लाइमन के लिए। 1 यहां पर लिखता हूं लाइमन बराबर r z स्क्वायर। सबसे लंबी उसने पूछी तो n इनिशियल का स्क्वायर माइनस n फाइनल का स्क्वायर, ये हो जाएगा r z स्क्वायर n इनिशियल। तो लाइमन के लिए कितना होता है सर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। n फाइनल लंबी की बात करो लाइमन के लिए, मैंने आपको क्या बताया था कि यदि लाइमन में n1 1 रहेगा, n इनिशियल 1 रहेगा, तो n फाइनल 2 हो जाएगा, एक जोड़ना है आपको। तो n फाइनल हमारे पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई। इसका एलसीएम लेंगे आप, तो यहाँ पर r हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 1/4, तो हमारे पास ये आ जाएगा r कितना 3/4। इसको आप उल्टा करेंगे तो लैम्डा बराबर 4/3 1/r आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 हो जाएगी, ठीक है भाई। अब ऐसे निकाल लेते हैं किसके लिए, ऐसे निकालते हैं बामर के लिए। बात करते हैं बामर के लिए, 1/λ बामर बराबर r z स्क्वायर। n इनिशियल बामर के लिए सर 2 का स्क्वायर करेंगे आप, माइनस n फाइनल कितना करेंगे सर 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है भाई। r हो जाएगा, z का मान 1 रखेंगे, ये कितना हो जाएगा आपके पास 9 माइनस 4 बटे, यहाँ कितना हो जाएगा 4 इंटू कितना 9 चौक 36 हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पर, ये बचेगा 5/36।
1/λ बामर, इसको आप उल्टा कर दो तो हो जाएगा 36/5 इंटू में 1/r। यह आ गया बामर का समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 2 को भाग दे दो आप, समीकरण 1 और 2 को भाग दे दो तो मेरे पास ये था आपके पास 4/3। ये लाइमन है भाई, कौन है हमारे पास? ये लाइमन, हाँ लाइमन बता रहा। तो 4/3 है, कितना है? 4/3 है मेरे पास। तो लाइमन कितना मेरे पास है? 4/3 गुणा में 1/r। और बामर कितना है? बामर आपके सामने ये रहा, कितना? 36/5 इंटू 1/r। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भाई। इसका आप 4 से भाग देना, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, कितना आ जाएगा? 5/27। 5/27 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये आपका 5/27। अब आप मेरे कहने से इस सवाल को डायरेक्ट याद रखना और आप और भी निकाल लेना। जैसे क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन हम और देते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। आप निकाल लेना बामर तथा पाश्चन, ठीक है भाई। बामर तथा पाश्चन की आप सर्वाधिक लंबी तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात कर लेना। इस पर आप क्वेश्चन लगा लेना, मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए। ऑल द बेस्ट।